है ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन मॉक टेस्ट सीरीज जो कि लिया करते थे जब हम रिवीजन के समय। वो कहा करते थे कि मॉक टेस्ट सीरीज में अगर कोई सवाल ना बने तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल के पीछे का कंसेप्ट आप इस टेस्ट सीरीज के बाद इतने अच्छे से समझिए कि फ्यूचर में कभी भी अगर वो सवाल आए उस कंसेप्ट से रिलेटेड तो उस समय वो सवाल बन जाना चाहिए, उस समय गलती नहीं होनी चाहिए। Fluid statics. Now first of all I have to understand what is the meaning of fluid statics. When I can say that the fluid is static, fluid में कोई मूवमेंट ना हो। अच्छा, फ्लूइड को हम स्टैटिक्स में कंसीडर कर सकते हैं व्हेन देयर इज नो फ्लो। व्हेन देयर इज नो फ्लो। बॉटल में पानी रखा हुआ है, फ्लो कर रहा है क्या? फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? स्टैटिक कंडीशन में है। नो फ्लो को हम क्या कह सकते हैं? देयर शुड बी नो क्या? डिफॉर्मेशन। फ्लो होने का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन। नो फ्लो मतलब देयर शुड बी नो डिफॉर्मेशन, देयर शुड बी नो डिफॉर्मेशन। यहां पे कई बुक में आपको फ्लूइड स्टैटिक का डेफिनेशन मिलेगा कि फ्लूइड इज इन रेस्ट। फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो वो फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन सही डेफिनेशन है कि जब कोई फ्लो ना हो रहा हो, यानी कि देयर इज नो डिफॉर्मेशन। फ्लूइड अगर डिफॉर्म ना हो रहा हो तो आप उसको स्टैटिक कंडीशन में मान सकते हो। वहां पे आप स्टैटिक्स के रूल्स अप्लाई कर सकते हो। कब? जब डिफॉर्मेशन ना हो रहा हो। यानी कि मान लो ये बॉटल है, इसको मैं एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दूंगा तो क्या होगा? इसकी सरफेस डिफॉर्म होगी, लेकिन कुछ समय के बाद अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा तो आपको एक स्टेबल सरफेस मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? देखो, ये मान लो एक टैंक है, ये एक टैंक है, ठीक है। अब टैंक में पानी भरा हुआ है। अभी ये टैंक रेस्ट में है तो फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो मैं इसको एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रहा हूं तो इसकी सरफेस पे क्या असर पड़ेगा? इसकी सरफेस जो है वो टिल्ट हो जाएगी। तो जब आप एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे देते हो तो इसकी सरफेस टिल्ट हो जाती है। अब इसके बाद इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये एक रिजिड सरफेस को एक्वायर कर ले रही है। तो चूंकि यहां पे एक्सेलरेशन दिया हुआ था तो ये फ्लूइड रेस्ट में नहीं था, लेकिन स्टिल हम इसको यहां पे रेस्ट में अज्यूम कर सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सिंपल पॉइंट ये है कि डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा है तो स्टैटिक का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। अगर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो आप स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस, नो? चलिए, अब फ्लूइड स्टैटिक के दो बेसिक प्रिंसिपल हैं। पहला है पास्कल्स लॉ। व्हाट इज पास्कल्स लॉ? व्हाट इज पास्कल्स लॉ? देखो, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ कब अप्लाई होगा? जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में हो। स्टैटिक कंडीशन में हो मतलब
फ्लूइड फ्लो ना कर रहा हो, फ्लो कर रहा होगा तो इसमें से कोई भी चीज यहाँ पढ़ने वाले हैं वो अप्लाई नहीं होंगी। फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है तो पास्कल्स लॉ कहता है कि इफ द फ्लूइड is in static condition, pressure at any point of fluid would be same in all the direction। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मान लो फ्लूइड रेस्ट में है, तो क्या बोल रहा है? इफ द फ्लूइड इज इन स्टैटिक कंडीशन, प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड वुड बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों पे प्रेशर बराबर होगा। अरे जो लिखा है वो तो पढ़ लो यार। ऐसा लिखा है कि हर पॉइंट पे प्रेशर बराबर होगा? क्या बोल रहा है? जिस पॉइंट पे जितना प्रेशर है वो सब डायरेक्शन में इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं, यहां पे प्रेशर P एक्ट कर रहा है, तो ये P प्रेशर सभी दिशाओं में लगेगा। राइट? इन ऑल डायरेक्शन द प्रेशर वुड बी P। क्लियर हुआ ये बात? हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहता है, सॉरी पास्कल्स लॉ कहता है कि जिस पॉइंट पर जितना प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन पे लग रहा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी लग रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लग रहा है। बात समझ में आ रही है? यस नो? हाँ तो भैया रेस्ट में है ना, तो रिजल्टेंट प्रेशर तो जीरो ही होगा ना। हाँ तो हाँ हाँ प्रेशर जो है वो हर पॉइंट पर इक्वल होगा। इसको इस बात से समझो कि मान लो ये टैंक है, ठीक है? अब ये टैंक का बॉटम जो सरफेस है, बॉटम जो प्लेट है, बॉटम जो इसकी सरफेस है, इस पे क्या कोई फोर्स एक्ट करेगा? एडहेसिव कहां से आ गया यार? एडहेसिव तो अभी वो सब माइक्रोस्कोपिक बातों को छोड़ दो अभी, है ना। वो एडहेसिव कोहेसिव सब माइक्रोस्कोपिक हो गया। अब अपन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ गए, अब सारी बातें माइक्रो MA CROस्कोपिक की होंगी। यहां पे अगर मान लो ये एक टैंक है, इस पे वाटर भरा है, तो इसकी ये सरफेस जो AB है, क्या इस पे कोई फोर्स एक्ट करेगा? अरे कॉमन सेंस का सवाल है यार। हाँ, डेफिनेटली वाटर के वेट के बराबर फोर्स इस पे आएगा। क्या सरफेस CA पे भी फोर्स आएगा? क्यों, यहां तो कोई वेट नहीं आ रहा। CA सरफेस पे तो कोई वेट नहीं आ रहा। हाँ, पास्कल्स लॉ बाबू, पास्कल्स लॉ देखो, यहां पे एक पॉइंट मैं ले लेता हूं 1, तो ये पॉइंट पे प्रेशर 0 होगा, करेक्ट है? यहां पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं 2, पॉइंट 1 पे प्रेशर अभी मेरे को मिल गया 0, और पॉइंट 2 पे प्रेशर मिल गया ρgh, करेक्ट है? अब ये ρgh जो प्रेशर ऐड कर रहा है वो किस डायरेक्शन में ऐड कर रहा है? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है। क्या लिखा है रे बाबा? इट एक्ट्स इन ऑल द डायरेक्शन, यानी कि ये जो ρgh का प्रेशर है वो इस डायरेक्शन में भी एक्ट करेगा। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे तो प्रेशर 0 था, लेकिन यहां पे प्रेशर ρgh हो गया, तो ये यहां पे इस डायरेक्शन में प्रेशर ऐड कर रहा है। आ रही है बात समझ में? तो ये तो आपने सिंपल बोल दिया कि AB पे जो फोर्स आएगा वो वेट के बराबर होगा, जो कि करेक्ट है। लेकिन AC पे भी फोर्स एक्ट करेगा, क्या ये बात समझ में आ रही है? AC पे भी फोर्स एक्ट करेगा, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्यों एक्ट करेगा? क्योंकि पॉइंट A पे कुछ प्रेशर लग रहा है, और वो प्रेशर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी लग रहा है, अपवर्ड भी लग रहा है, डाउनवर्ड भी लग रहा है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस AC पर भी फोर्स एक्ट करेगी। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसका दूसरा लॉ अपन देख लेते हैं, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ।
हाइड्रोस्टैटिक लॉ, अगेन हाइड्रोस्टैटिक अपन बोल रहे हैं तो मतलब हुआ इफ द फ्लूइड इन रेस्ट, if the fluid in rest and there is no force on the fluid except gravitational force, del p by del y equals to del p by del z equals to 0, यार सॉरी इसको z मत करो, del p by del x कर लो equal to 0 and del p by del z is minus rho g, is minus rho g. अब ये पास्कल्स लॉ और अभी ये जो अपन हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ रहे हैं, फ्लूइड स्टैटिक यहीं पे खत्म हो जाती है. ये एक टैंक है, इसमें मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज से वाई एक्सिस. जेड एक्सिस ये वाली जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस है, राइट. अब अगर मैं दो पॉइंट ले रहा हूं एक्स एक्सिस पे, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, कौन से पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा? अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज करो या वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करो तो प्रेशर में चेंज 0 होगा. इज दैट क्लियर? यानी कि अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लेता हूं तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सभी पॉइंट्स पर प्रेशर इक्वल होगा. बात समझ में आ रही है? अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हम ले लें तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में हर पॉइंट पर प्रेशर जो है दैट वुड बी 0, राइट. जो प्रेशर का वेरिएशन होगा वो सिर्फ z एक्सिस में होगा, यानी कि अलोंग द डेप्थ ही प्रेशर चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर चेंज नहीं होगा. एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी यूज्ड इन मैनोमेट्री. मैनोमेट्री में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है कि अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप दो पॉइंट को कंसीडर करते हो और वो दोनों पॉइंट सेम फ्लूइड से कनेक्टेड है तो दोनों पॉइंट पर प्रेशर हमेशा इक्वल मिलेगा. इज दैट क्लियर? चलिए, तो वेरिएशन कहां पे होगा प्रेशर का? सिर्फ z एक्सिस में वेरिएशन होगा. कैसे वेरिएशन होगा? del p by del z इक्वल्स टू माइनस रो जी, करेक्ट है. तो यहां से मेरे को मिल गया p इज इक्वल्स टू माइनस रो जी z प्लस सी, करेक्ट है. यहां से मैं h हाइट नीचे गया, यहां पे प्रेशर कितना होगा? p atm होगा. तो when z इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0, राइट. p इक्वल टू p atm बोल 0 नहीं बोल सकता, पढ़ाया हूं ना. p atm भी है, लेकिन मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या यूज करेंगे? गेज प्रेशर. तो गेज प्रेशर पॉइंट 1 पे कितना हुआ? यहाँ पे कितना हुआ? 0 हुआ, राइट. तो ये जो p मैं निकाल रहा हूँ वो गेज प्रेशर है, राइट. चलिए, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ गया? p इज इक्वल टू माइनस रो जी जेड.
करेक्ट है। अब ये इक्वेशन मेरे को क्या बोल रही है कि प्रेशर कब बढ़ेगा? जेड का वैल्यू बढ़ेगा जब जेड का वैल्यू निगेटिव होगा। जैसे जैसे देखो, मान लो ये मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट 1, यहां पे प्रेशर P1 है और यहां पे प्रेशर P2 है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस सपोज H1 है। तो क्या रिलेशन होगा P1 और P2 में? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच। वेरी गुड। जो पॉइंट नीचे होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। सिंपल सा फंडा है। अगर आप H हाइट नीचे गए तो प्रेशर रो जी एच बढ़ जाएगा, अगर आप H हाइट ऊपर गए तो प्रेशर रो जी एच माइनस हो जाएगा। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू यूज इन मैनोमेट्री। बात समझ में आ रही है? H हाइट नीचे गए तो प्रेशर घटेगा, सॉरी बढ़ेगा, H हाइट ऊपर गए तो प्रेशर डिक्रीज होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही अपने को यूज करना है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए, टेन 10 kPa हो गया, 10 kPa। मेरे भाई, फ्लूइड स्टैटिक हो या फ्लूइड डायनामिक्स हो, आप गेज प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज द गेज प्रेशर रादर देन द एब्सोल्यूट प्रेशर। क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर यूज करोगे तो हर जगह आपको पीएटीएम ऐड करना पड़ेगा, राइट? अननेसेसरी आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में इट इज एडवाइजेबल कि यूज द गेज प्रेशर रादर देन द एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन ध्यान ये रखना है कि थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन में हमेशा सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट प्रेशर का ही इस्तेमाल होगा। यहां पे अपने को फोर्स कैलकुलेशन करना है, तो एटीएम हर जगह एक्ट कर रहा है, तो वो कैंसिल आउट अल्टीमेटली हो ही जाना है। तो बेटर है कि हम गेज प्रेशर से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, राइट? चलो, अब यहाँ पे दो लिम्ब है। एक लिम्ब का डायमीटर मेरे को, एक लिम्ब का एरिया मेरे को दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, और दूसरे लिम्ब का एरिया मेरे को दिया हुआ है A1 एंड A2। A1 इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, A2 इज इक्वल्स टू 2 मीटर स्क्वायर, W1 इक्वल टू 50 kN। You have to find out the value of W2। आपको W2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट? नोट कर लिया क्वेश्चन को? नोट किया? चलो,
The width of the tank is 4 meter. Width of the tank is 4 meter. Determine the force on surface AB and BC. डेप्थ ऑफ द टैंक आपको दिया हुआ है 4 मीटर. आपको फोर्स फाइंड आउट करना है सरफेस AB और BC पे. चलिए फटाफट सॉल्व करें. चलो बन गया. दोनों क्वेश्चन हो गए. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर आया. 100 किलो न्यूटन. गलत है, गलत है. कहां से ले आया बेटा 100 किलो न्यूटन? कुछ भी लगा दो, मतलब ना 10वीं में जो फॉर्मूला पढ़े थे वही यूज करते रहना है. इधर देखो, चलो ये आया 0.1. कैन आई कैलकुलेट द प्रेशर एट 0.1? व्हाट इज द प्रेशर एट 0.1? P1 इक्वल्स टू W1 अपॉन A1. W1 दिया है 50, A1 दिया है तो 50 किलो पास्कल आ गया. राइट. कैन आई से द प्रेशर एट 0.1 एंड प्रेशर एट 0.2 आर सेम? प्रेशर एट 0.2 क्या है? 0.1 से ऊपर है, तो क्या हो जाएगा? प्रेशर एट 0.2 इक्वल्स टू प्रेशर एट 0.1 माइनस रो जी एच. राइट. तो P1 मेरे को दिया था 50 माइनस 9.81 इंटू 1, सो दैट इज 9.8 ले लूं तो ये हो गया तुम्हारा 40.2 किलो पास्कल. राइट. प्रेशर एट 0.2 आया आपका 40.2 किलो पास्कल. यस नो? नाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W2? क्या हो जाएगा? P2 इज इक्वल्स टू W2 डिवाइडेड बाई A2. सो W2 would be 40.2 into 2, so that is 80.4 किलो न्यूटन. आई बात समझ में? ये जो कॉन्सेप्ट है, इस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट. हाइड्रोलिक लिफ्ट, किसी भी हाइड्रोलिक मशीन का पर्पस क्या होता है? इफर्ट को मिनिमाइज करना. तो यहां पे आपने देखो इफर्ट लगाया 50 का और 1 मीटर ऊपर लिफ्ट किया 80 किलो न्यूटन को. बात समझ में आ रही है? देखो यहां पे मैंने 50 लगाया और यहां पे मैं 50 किलो न्यूटन लगा रहा हूं और 1 मीटर ऊपर लिफ्ट कर दे रहा हूं 80 किलो न्यूटन लोड को. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट. इज दैट क्लियर? आई बात समझ में ये? चलिए नाउ व्हाट इज द प्रेशर ऑन सरफेस BC? हाँ, रो जी एच. फोर्स निकालना है मेरे को ना, तो क्या होगा? रो जी एच इंटू एरिया ऑफ सॉरी BC. राइट. कितना होगा ये? रो जी एच है, एरिया कितना है? रो इंटू जी इंटू 3, एरिया आपका आ रहा है 5 इंटू 4.
तो एफ बी सी आपको मिल गया 60 रोजी, राइट. व्हाट विल बी द फोर्स ऑन सरफेस ए बी? हाँ, क्या क्या? मैं फोर्स निकालने बोल रहा हूँ बेटा. एफ ए बी आपको निकालना है. देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया, करेक्ट है. तो अब यहां पे प्रेशर कितना है? काहे को रो जी एच है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? हाँ, एच का वैल्यू वेरी कर रहा है, राइट. तो या तो आप क्या करोगे इसमें, आप डेल एफ कैलकुलेट करोगे, दैट इज पी इंटू डेल ए, और इसको इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 0 टू एच, राइट. दैट इज द वन वे. अदरवाइज अगर आप देखो तो इसमें जो वेरिएशन हो रहा है, प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है, वो प्रेशर का वेरिएशन क्या हो रहा है? लीनियर है. यहाँ पे 0 है और यहाँ पे रो जी एच है, करेक्ट है. तो एवरेज प्रेशर जो सरफेस पे आएगा, पी एवरेज जो आएगा, दैट विल बिकम पी ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाई 2. हैव आई क्लियर? तो एवरेज प्रेशर मेरे को मिल गया रो जी एच बाई 2, यानी कि रो जी इंटू 1.5. रो जी इंटू 1.5 इज द एवरेज प्रेशर. तो व्हाट इज द फोर्स? रो जी इंटू 1.5 multiplied by the area. And what is area? 3 into 4. 3 into 4, तो ये कितना हो गया? 3 by 2, तो 9 into, that is equal to 18 रोजी. इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? तो अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. देखो यहाँ पे अपने को करना क्या है, अपने को सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, जो अपन क्लास में भी करेंगे और बाकी आपको घर में भी प्रैक्टिस करनी है. कॉन्सेप्ट फ्लूइड स्टैटिक्स का बहुत सिंपल है. बस इतना याद रखना कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है. क्योंकि आप लोग गलती क्या करते हो, जैसे मैं आइडियल गैस जब पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था कि आइडियल गैस क्या होता है, लेकिन जहां मन करता है आप लोग आइडियल गैस का इक्वेशन लगा देते हो पढ़ाने के बावजूद भी. वैसे ही यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो स्टैटिक्स के लिए है. स्टैटिक्स का मतलब क्या? फ्लूइड फ्लो नहीं करना चाहिए. अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा. दिस पॉइंट इज क्लियर. अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो फ्लूइड डायनामिक कंडीशन में है, तो वहां पे हमको फ्लूइड डायनामिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा. दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी. जो भी हम पढ़ रहे हैं आगे 3-4 क्लासेस में, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, वो सब प्रिंसिपल एप्लीकेबल है स्टैटिक्स के लिए. स्टैटिक्स मींस नो फ्लो. ये बॉटल में पानी रखा हुआ है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आज जो पढ़े, क्योंकि ये फ्लो नहीं कर रहा. फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या? डिफॉर्म नहीं हो रहा है. डिफॉर्म नहीं हो रहा है तो जो हम पढ़े हैं उसको हम अप्लाई कर सकते हैं. तो अभी जो डिस्कस किया वो क्लियर है? एनी डाउट टू एनीबॉडी? चलो ठीक है, फिर कल करते हैं डिस्कस. सेम आंसर आएगा, करके दे. गलत किए हो, गलत किए हो, इंटीग्रेट करके सॉल्व किए हो तो. यहां पे आप एक एरिया लोगे डीएच, ठीक है. अब आपका जो डीए बनेगा, डीए क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इंटू डी एच. इज दैट क्लियर? और यहां पे आपका प्रेशर कितना होगा? रो जी एच. तो फोर्स ऑन सरफेस डीएफ पे मेरे को क्या फोर्स मिला? प्रेशर, यानी कि रो जी एच इंटू डब्ल्यू इंटू डी एच, करेक्ट है. एफ निकालना है, क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 0 टू एच. क्या आया? रो जी एच डब्ल्यू इंटू डी एच. क्या आ गया? 1/2 रो जी डब्ल्यू एच स्क्वायर, राइट. तो 1/2 रो जी डब्ल्यू वॉज 4 एंड एच वॉज 3, तो हो गया 9. तो कट गया, कितना आया? कितना आया था यहाँ पे?
तो डबल कैसे आया, कैलकुलेशन में गलती करो। तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट गलत लगाओगे तो आंसर गलत आएगा ना। प्रेशर वेरी कर रहा है ना, तो आप जो प्रेशर वेरी करता है, देखो फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, राइट। अब प्रेशर इज वेरिंग अलोंग द एरिया, तो आप क्या करोगे, आप एक एलिमेंटल स्ट्रिप लोगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी एफ इक्वल्स टू पी इंटू डी ए, राइट। ठीक है ये, तो अभी जो डिस्कस किया वो क्लियर है। चलिए ठीक है, फिर कल करते हैं।